नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। आज हम रांची में हैं और हम हैं अभी हमारे साथ अभी हैं जनार्दन प्रसाद, भाकपा माले के पीबी मेंबर हैं और हम इनसे किसान आंदोलन के संदर्भ में और 24 के लोकसभा चुनाव जो होने जा रही है, उसके संदर्भ जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति रहेगी और पार्टी और जनता के बीच में किस तरह चीज़ों को ले जाएगी और क्या सोचती है। आइए हम सीधे उनसे आपको मिलवाते हैं और जानते हैं उनके विचार। जनार्दन प्रसाद जी, आपका समरभूमि में स्वागत है। आपको भी इसके लिए धन्यवाद। एक आज के समय जबकि पूरे देश में मोदी का पूरे प्रचार तंत्र पर नियंत्रण कायम हो गया है, वैसे समय में एक अल्टरनेटिव मीडिया डेवलप करने की कोशिश ये स्वागत योग्य कदम है। और इस तरह की मीडिया का जितना ही विस्तार हो उतना ही मोदी से मुकाबला करने वाली जो शक्तियां हैं उसके लिए सहायक होगी। इसके लिए धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा सीधा आपसे प्रथम क्वेश्चन होगा, ये जो 24 का लोकसभा चुनाव आप देख रहे हैं और आज मौजूदा परिस्थिति को देख रहे हैं आप हैं, दोनों में क्या पाते हैं आप हैं कि क्या स्थिति बनने जा रही है 24 के लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, पूरे देश में जो स्थिति है, मोदी का 10 साल होने जा रहा है। मोदी का जो प्रथम दौर का जब चुनाव था 2019 का, तो वो तो एक बालाकोट और पुलवामा के जो एक माहौल बने थे नेशनलिज्म के, उस पर खड़ा होकर के मोदी की एक बड़ी जीत हुई थी। लेकिन इस 10 साल के दौर में जनता उनके जो विभिन्न कदम हैं वो अच्छी तरह से समझ चुकी है। एक जनता के बीच में उनकी जो नीतियां हैं वो बहुत हद तक एक तरह से सतह पर आ चुकी है। मसला किसानों का हो, मजदूरों का हो, नौजवानों का हो, महिलाओं का हो, समाज का हर तबका इनकी नीतियों का एक तरह से शिकार हो चुका है। और जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को भी ये पूरे संकट में पहुंचा दिए हैं, जिस तरह से उसके कारण से लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, नौजवानों को बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है, हर मोर्चे पर एक ज़बरदस्त संकट है। तो एक लोगों के बीच में मोदी सरकार के प्रति निराशा तो विकसित हुई है। लोग बहुत इनसे आकर्षित नहीं हैं। अब ये दूसरी बात है कि जो पूरा प्रचार तंत्र है मोदी का, जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, हिंदी का जो मीडिया है, पेपर पत्रिका, एक तरह से पूरे इनके प्रचार में दिन रात लगा हुआ रहता है। जो टीवी है, जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से इनका कब्जा है, और इसके साथ ही साथ पूरे जो आरएसएस के नेटवर्क हैं विभिन्न तरह के, वो गांव-गांव तक उनका एक तरह से नेटवर्क एक बन गया है। तो इन माध्यमों से एक जबरदस्त प्रचार मोदी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में इन लोगों ने संगठित किया है। और ये दोनों चीजें टकरा रही है। एक तरफ जो देश को इन्होंने जो दिया, जिस तरह से दुर्गति पैदा हुई है, उससे जनता की नाराजगी जबरदस्त रूप से है। लेकिन इनका जो प्रचार तंत्र है, इस प्रचार तंत्र ने एक परसेप्शन मोदी के लिए, मोदी के पक्ष में एक बनाने की पूरी कोशिश की है। और उसका भी असर खास करके हिंदी पट्टी में, हिंदी पट्टी का इलाका हो या पश्चिम भारत का इलाका हो, इन इलाकों में इनका प्रचार का और इनके तंत्र का जो एक ज़बरदस्त असर भी है। और इसीलिए जो 2024 का चुनाव है, ये चुनाव दरअसल इन दोनों के बीच में ही एक संघर्ष के रूप में सामने आएगा
कि मोदी का जो पूरा प्रचार तंत्र है, वो जो फॉल्स नैरेटिव इन्होंने जो डेवलप किया है पूरे देश में, पूरे समाज में, वो भारी पड़ता है। या इन्होंने जो जिस तरह से पूरे समाज, पूरे देश को तहस नहस करके रखा है, जो एक तरह से भारत को 20 साल पीछे कर दिया है, तो ये एजेंडा, ये नैरेटिव भारी पड़ता है। ये 2024 का जो चुनाव है, हम समझते हैं इन दोनों के बीच का वो संघर्ष का वो प्रतीक के रूप में सामने आएगा। अब कौन सी शक्तियां जीतती हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि जो ये फॉल्स नैरेटिव जो इन्होंने गढ़ा है उसका एक्सपोज किया जाए, और जो किसानों के साथ इन्होंने दगाबाजी की है, जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, और जिस तरह से भारत के अंदर में अपने घनिष्ठ औद्योगिक मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए देश की संपदा को जिस तरह से मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सुपुर्द किया है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से रोजगार का संकट पैदा हुआ है, तो ये सवाल जनता के बीच में एक बड़ी गोलबंदी के रूप में एक वैकल्पिक नैरेटिव इस पर एक डेवलप किया जाए, ये हमारी कोशिश होगी। और इस लिहाज से जो भी इस दिशा में कार्यरत पॉलिटिकल सोशल फोर्सेज हैं, उन तमाम पॉलिटिकल सोशल फोर्सेज के साथ एक साथ लेते हुए, उनके साथ चलते हुए बीजेपी का जो नैरेटिव है उसके खिलाफ में एक वैकल्पिक नैरेटिव डेवलप करने की हमारी कोशिश है। बिल्कुल। ये मेरा एक सवाल है कि जब किसान आंदोलन चल रहे थे, 13 महीने तक उन्होंने घेरा डाला, और इसमें आपकी भाषा में कहूँ तो 700 से अधिक किसान ने अपनी जानें दे दी, शहादतें दी उन्होंने। और इसके बाद आपने लखीमपुर खीरी देखा, जहाँ पर 4 किसान और 1 पत्रकार मारे गए, शहीद हो गए। और इसके बावजूद बहुत सारी घटनाएं घटती चली जा रही है। मणिपुर देखा है आपने, अन्य चीज़ें देखा है। इन सब चीज़ों के बावजूद अगर बीजेपी अगर खड़ी हो रही है, स्टैंड कर रही है अपने आप को, तो किस तरह से अपने आप को स्टैंड करेगी वो? इसमें क्या क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये तो सच्चाई है कि जो किसान आंदोलन विकसित हुए, उस किसान आंदोलन ने पहली बार मोदी को भारत की राजनीति में एक किसानों के सामने झुकने के लिए मजबूर उनको होना पड़ा था। किसानों की एक जीत के रूप में सामने आई है। हालांकि और भी मौक़ों पर मोदी पीछे हटे हैं, लेकिन वो एक ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन ने पूरे दुनिया में एक कीर्तिमान स्थापित किया, इतने लंबे समय तक आंदोलन का और एक बड़ी किसानों की गोलबंदी का। तो उस आंदोलन ने उनको पीछे हटने के लिए मजबूर किया, और आज के समय में जो किसानों की एक बड़ी एकता बनी थी, और ट्रेड यूनियन फ्रंट पर जो मजदूर यूनियनों की जो एक बड़ी एकता बनी हुई है, तो दोनों मिल करके, ट्रेड यूनियन और किसान संगठन मिल करके एक व्यापक एकता बना करके किसान मजदूरों के बीच में एक व्यापक एक बीजेपी के खिलाफ में विमर्श बनाने की एक पूरी कोशिश की जा रही है इनके द्वारा। लेकिन सच्चाई यही है कि अभी भी एक तरह से मोदी का जो प्रचार तंत्र है, जो जिस तरह से समाज में एक तरह से एक भक्तों की जमात को इन्होंने जो खड़ा किया है, तो वो अभी भी दृढ़ता से खड़ा है। और ख़ास करके हाल में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें 3 हिंदी पट्टी के राज्य में जो इनकी जीत हुई, तो उस जीत के जरिए एक तरह से जो इनका प्रचार तंत्र है, तो 3 प्रदेशों की जो इनकी जीत है, तो उस जीत को जिस तरह से इनका
प्रचार तंत्र पूरा मोदी का आभा मंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक चुनौती तो है पूरे विपक्ष के सामने, पूरे जो संघर्ष की शक्तियां हैं उन शक्तियों के सामने ये चुनौती है कि ये जो एक फॉल्स नैरेटिव हर मामले में जो गढ़ते हैं, पूरा उस तरह से जो आबो हवा बनाने की कोशिश करते हैं, उसका हम सही तरीके से मुकाबला करें। क्योंकि उन राज्यों के चुनाव को ही अगर देखें तो मान रखते हैं हिंदी पट्टी में एक तरफ ये स्थिति है कि भाई बीजेपी जीत गई, लेकिन विपक्ष जो कि कांग्रेस एक तरह से अकेले लड़ी, आज बीजेपी के खिलाफ में एक इंडिया बैनर सामने आ चुका है, विपक्ष की कई पार्टियां उसमें गोलबंद हैं। तो कांग्रेस अकेले लड़ के भी तकरीबन 40% वोटों को लाने में सफल रही, एक मुकाबला उन्होंने की। तो ये तो दिखाई पड़ता है कि हिंदी पट्टी जो भाजपा का सबसे मजबूत किला है, मजबूत गढ़ है, वहाँ पर भी अगर विपक्ष की ताकतें, जो इंडिया बैनर सामने आया है, वो ठीक ढंग से एकताबद्ध हो और वो एक वैकल्पिक नैरेटिव डेवलप करे बीजेपी के इस फॉल्स नैरेटिव के खिलाफ में, तो उसका मजबूती से मुकाबला किया जा सकता है। और मुकाबला किया जा सकता है ये आपने कहा, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि जब संसद में 4 युवा स्मोक फायरिंग करते हैं, इसके बाद जब विपक्ष के सांसदों ने सवाल को रेज किया कि बेरोजगारी का सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं, जबकि मोदी सरकार ने खुद ही 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, फिर भी उन्होंने नहीं किया। इसका रिजल्ट में मोदी सरकार बिना किसी जवाब को दिए सीधा 140 सांसदों को सदन से न केवल निकाल दिया, बल्कि उनके ऑफिस को बंद कर दिया, उनको लॉन में रहने को भी मना कर दिया। तो ऐसे में आप अच्छा, इसके अतिरिक्त इन दरमियान में उन्होंने 3 कानून पास किए हैं और जिसमें कि विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रही है, उनको निकाल के संसद से बाहर फेंक दिया गया मक्खी की तरह। और उन्होंने इसमें बनाया है, प्रावधान बनाया है कि 3 चुनाव जो आयुक्त हैं उन्हें नियंत्रित करेंगे, एक प्रधानमंत्री रहेंगे, एक कैबिनेट रहेंगे और एक आपको विपक्ष के लोग रहेंगे। बहुमत 2 का हो जाएगा। आप कुछ भी चिल्लाते रहिए, कहीं भी लूट खसोट होगा चुनाव में, बैलेट पेपर कुछ भी होगा, आप चिल्लाते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या देख रहे हैं भविष्य में विपक्ष की भूमिका या अपनी भूमिका या किसान आंदोलन का मामला? देखिए, ये बात तो सही है कि ये जो संसद का सत्र चला, इस सत्र में बीजेपी ने इस संसद को इस्तेमाल करके अपनी और ताकत मजबूत की है, अपने हाथ में और भी सत्ता को एक तरह से केंद्रीकरण किया है। और ये बात तो कमोबेश एक्सपोज हो गई है, स्थापित हो गया है कि मोदी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको न इस संसद की चिंता है, न इस लोकतंत्र और जो भारत का संविधान है इसी की चिंता है। किसी चीज की वो चिंता नहीं करते हैं। संसद को इस्तेमाल सिर्फ अपने हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लेने, ताकत का केंद्रीकरण करने में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और हर चीज़ को अपने हाथों में लेकर के एन केन प्रकारेण आने वाला 24 के चुनाव वो जीत जाएं, इसकी कोशिश वो कर रहे हैं। इस दिशा में ही वो एक तरह से अपने आप को जनता के बीच में, प्रबुद्ध लोगों के बीच में तो नंगा कर चुके हैं कि उनको कोई न ईवीएम की चिंता है, न जनता किसको पक्ष में वोट देगी वो चिंता है। उनको चिंता है तो हर कीमत पर 24 में कैसे उनकी फिर वापसी हो, इसके लिए कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े, कोई भी तरीका अपनाना पड़े, उस तरीके को अपनाने के लिए इन्होंने जो चुनाव आयोग है उस चुनाव आयोग को भी अपने हाथ में ले लिया
यहाँ तक कि जो एक न्याय की जो कानून जो नए रूप से लाए हैं, जो नई संहिता इन्होंने बनाए हैं, उसके जरिए भी इन्होंने स्थापित कर दिया है कि किस तरह से आने वाले समय में वो एक क्रूर किस्म का, एक पूरे नंगे तरीके से एक फासिस्ट राज को कायम कर सकते हैं, एक पुलिस स्टेट के रूप में पूरे तब्दील करने का वो नियम कानून बनाए हैं। यहाँ तक कि इसी दौर में जो 370 धारा के सवाल पर जो न्यायपालिका में बातें आई, तो 370 धारा तो खैर वो एक विवादित किस्म का मामला था, लेकिन जो चीज जिस पर न्यायपालिका भी चुप रही कि एक राज्य को, फुल फ्लेज जो राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, उसको जिस तरह से विभाजित कर दिए, एक तरफ केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, फिर एक तरफ एक राज्य दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, और एक कागजी रूप से उन्होंने कोर्ट में ये कर दिया कि भाई हम चुनाव कराएंगे। लेकिन ये जो एक तरह से एक राज्य को, किसी भी राज्य को ये विभाजित कर सकते हैं, इस हद तक जो न्यायपालिका ने एक तरह से मुहर लगा दी मोदी के इस हथकंडे को, तो ये तो इस खतरे को सामने ले आए हैं कि जो भारतीय जो लोकतंत्र है, संविधान है, जो संसदीय तंत्र है, इसको राज्यों का संघ के रूप में इसकी व्याख्या की जाती है। तो अब तो मेरा सवाल सीधा सीधा है आपसे कि बीजेपी के धुआंधार दुष्प्रचार या झूठ के खिलाफ और इतने सारे हथकंडों के साथ न्यायपालिका भी शामिल है, चुनाव आयोग भी शामिल है, यहाँ तक कि व्यवस्थापिका के जो लोग हैं उस भी शामिल है, इन लोगों के मौजूद रहते हुए आप कैसे स्टैंड कर पाएंगे 24 के चुनाव में, इसको डिफीट कर पाएंगे? देखिए, मोदी का वो ताकत जिसको आप सामने ला रहे हैं वो एक सच्चाई है, लेकिन उसके पैरेलल में दूसरी शक्तियां भी है। जिस किसान आंदोलन की हम चर्चा कर रहे थे, जो मजदूरों के बीच में ट्रेड यूनियन आंदोलन है, संघर्ष की विभिन्न तरह के संगठन, विभिन्न तरह की शक्तियां हर इलाके में मौजूद हैं। तो एक तरफ तो ये सारी जो संघर्ष की ताकतें हैं, जो एक बेहतर जिंदगी की, बेहतर समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सारी शक्तियों के साथ एक समन्वय बनाते हुए बीजेपी के खिलाफ में एक वैकल्पिक पूरा एक एजेंडा, एक जनता का एजेंडा सामने लाते हुए एक वैकल्पिक नैरेटिव डेवलप किया जाए। तो एक तो ये हमारी कोशिश है। एक तरफ हम जो बीजेपी के खिलाफ में लड़ने वाली जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उसके साथ, इंडिया बैनर के साथ आकर के एक बड़ी विपक्षी एकता कायम करते हुए बीजेपी से मुकाबला करने की दिशा लिए हैं। दूसरी तरफ संघर्ष की जितनी ताकतें हैं, संगठन जो विभिन्न तरह के हैं, उन शक्तियों को भी एकताबद्ध करते हुए उस अभियान में भी हम जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही साथ जो हमारा दायरा है संगठन का, उस संगठन के दायरे में हमारी कोशिश है कि जनता के हर हिस्सों के बीच में जा कर के जो एक बीजेपी ने जो विध्वंस पैदा किया है, जो पूरे समाज को तहस नहस कर दिया है, उसकी सच्चाई को सामने लाएं और उसके खिलाफ में एक मजबूती से उनको वैचारिक राजनीतिक रूप से खड़ा करें। इसलिए हर तरह से एक हमारी कोशिश है कि जो भी शक्तियां जो चाहती हैं कि ये जो निज़ाम है, ये जो तानाशाही है मोदी की, इसके खिलाफ में एक विकल्प बने, एक कहा जाए कि वस्तुतः संविधान और लोकतंत्र की रक्षा हो सके, तो इस तरह की चाहत रखने वाली जितने तरह के पॉलिटिकल, सोशल, विभिन्न तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं, सभी को एकताबद्ध करते हुए और एक मोदी के इस प्रचार के खिलाफ में एक आक्रामक प्रचार संगठित करते हुए हम जनता के विभिन्न हिस्सों को संगठित करें और मोदी के खिलाफ में आने वाला जो 24 का चुनाव है, एक विकल्प के रूप में मजबूती से उनको खड़ा करें। और इस दिशा में हम समझते हैं कि जो हमारी कोशिशें हैं, या और भी जो बीजेपी के खिलाफ में लड़ने वाली शक्तियां जो कोशिश कर रही हैं, जिस दिशा में बढ़ रही है कदम,
आने वाले समय में आप देखेंगे कि और भी प्रचार धारदार होंगे। ये जो मुहिम चल रहा है इसका एक और भी धार और भी आवेग आपको दिखेगा और बेहतर असर मिलेगा। मेरा सवाल दूसरा है, ये जो चुनाव की जो बात चल रही है 24 में, आप जनता के मुद्दों को लेकर, जनता महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भी लेकर जनता बीच में जाएंगे। भाजपा राम मंदिर के मुद्दे लेकर जा रही है, कैसे फाइट करेंगे इससे? देखिए, बीजेपी का अपना एजेंडा तो ये पहले से ही है। धर्म को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने की कोशिश आज से नहीं है। राम मंदिर के सवाल को लेकर के वो 1992 से ही वो पूरा एक तरह से कहर मचाए हुए हैं, जिसकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले ही आप कह सकते हैं कि जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया तो उसका चरमोत्कर्ष तो उसी में हो गया। उस मसले को फिर से वो भंजाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये मुद्दा जनता के कोई बड़े हिस्से को संगठित करने में उनको सफल नहीं करेगा। धार्मिक भावना एक अलग बात है। हम भी मानते हैं जिस समाज में पैदा लिए हैं उसका एक है, हमारे जो लोग हैं आम जनता हैं उनको एक धार्मिक आस्था है, लेकिन उनका निजी मामला है। लेकिन इसको जो राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है, इसके असली जो तात्पर्य हैं, इनके राजनीतिक इस्तेमाल करने की जो कोशिश है, इसे भी जनता समझ रही है। ऐसी बात नहीं है कि वो कोई अगर अयोध्या जाकर के पूजन में शामिल हो जाएंगे, कोई दर्शन करने जाएंगे तो वो बीजेपी के पूरे राजनीतिक हथकंडे के वो शिकार माने जाएंगे। ये मामला नहीं है। उनकी कोशिश एक चलेगी माहौल बनाने की, लेकिन हम समझते हैं कि जनता भी ये समझ रही है कि ये इसको धर्म की भावना को ये राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करते हैं, और हमारा जिंदगी का जो सवाल है उस जिंदगी के सवाल को वो हमारे धार्मिक भावना के आड़ में वो पूरा एक तरह से उसका दोहन करते हैं। और मुट्ठी भर जो समाज के जो शोषक हैं या 1% लोग जो समाज के हैं, जो सुख या जिनकी कहिए कि हर तरह की सुविधा बढ़ रही है, उनके लिए वो काम करते हैं। ये चीज भी धीरे धीरे जनता समझ रही है। जनता समझ रही है। आपका कहना है कि राम मंदिर का मुद्दा कितना भी उछाला जाए, धर्म का इशू कितना उछाला जाए, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा जो है, जनता के जो असली मांग है, वो भारी पड़ेगा। ये क्या आप चाह रहे हैं कहना? एक तो ये मामला है ही कि जनता के जो ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे भारी पड़ेंगे, लेकिन इसके साथ जो बीजेपी का पूरा विमर्श है, जो एक फॉल्स नैरेटिव है धर्म को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, लोगों के बीच में जो तरह तरह का जो एक ऑरा पूरा कहिए कि निगेटिव रूप से बनाने की कोशिश किए हैं, तो इसको भी एक्सपोज करने का मामला है। तो एक तो जनता के एजेंडे को लेकर के हम जा ही रहे हैं, उसको स्थापित करने की कोशिश कर ही रहे हैं, वो एक महत्वपूर्ण काम है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ इनके जो फॉल्स नैरेटिव हैं उसका एक्सपोज करना और एक जनता के बीच में सच्चाई को सामने ले आना, ये भी एक महत्वपूर्ण काम है। तो वो साथ ही साथ करेंगे तभी ये जनता के जो मुद्दे हैं, वो रोजगार का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, जो लूट जिस तरह से मची हुई है, तो ये सवाल भी तभी कारगर होंगे। उनके अगर फॉल्स नैरेटिव को अगर एक्सपोज नहीं करें, एक वैकल्पिक एक तरह से पूरे विमर्श को, सोच को सामने नहीं लाएं, एक आक्रामक पूरे प्रचार बीजेपी के खिलाफ में अगर हम क्रिएट नहीं कर सकें, तो इसके बिना पर सिर्फ एजेंडा लाने से बात नहीं बनेगी। वो सम्मिलित होकर के ही वो बीजेपी को परास्त करने में सफल हो सकता है। आक्रामक प्रचार, दुष्प्रचार के खिलाफ जरूरी है, राइट? हाँ, माने उनका जो प्रचार जिस तरह से नीचे से ऊपर तक है, तो भाई जनता के हाथ में तो न टीवी है, न सोशल मीडिया संपूर्ण रूप से है, न और भी जो प्रचार तंत्र हैं। तो हमको तो
वैकल्पिक रूप से, माने मीडिया का वो वैकल्पिक हिस्सा इसमें काम कर सकता है। जो विभिन्न तरह के संगठन, विभिन्न तरह की पार्टियों का जो मैं जिक्र कर रहा था, उनको एकदम नीचे तक एक आक्रामक प्रचार में जनता का मैन टू मैन, घर घर जाकर के भी समझाना पड़ेगा, गांव गांव में उस तरह से सभाएं करनी पड़ेगी, पूरे देश में बड़ी बड़ी सभाएं करते हुए भी एक मैसेज देना पड़ेगा। तो दोनों लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर भी और पूरे एक कहिए कि जो व्यापक असर कुछ हो, बड़ी जनता की बड़ी गोलबंदी को साथ लाते हुए, हर तरह से एक तरह से जनता को संगठित करते हुए, जनता को एक वैचारिक राजनीतिक रूप से एक मजबूत ताकत के रूप में आक्रामक प्रचार के जरिए उनको संगठित करना होगा। ये थे जनार्दन प्रसाद, CPIML के पॉलिट ब्यूरो सदस्य। इन्होंने स्पष्ट बताया कि 24 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह चुनाव अगर बीजेपी जीत जाती है तो जनता के लिए बहुत ही भयानक काल आने वाला है। और हम इस मोदी के धुआंधार झूठ, इनके लगातार तिक्रमों, इनके तमाम तरह के हथकंडों के खिलाफ एक आक्रामक प्रचार, आक्रामक सच्ची बातों की जानकारी जनता तक पहुंचाएंगे और उन्हें बताएंगे कि किस तरह चीज़ें चल रही है। और हम इस तरह से मुकाबला करने के बाद इन्होंने किया है। नमस्कार, समरभूमि से रोहित शर्मा। आप मेरी न्यूज़ देखते रहिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इन विचारों पर गंभीरता से अवश्य सोचें।